हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आपका एग्जाम बिल्कुल जस्ट दैट इज गोइंग टू बिगिन राइट नाउ। और उसी परिप्रेक्ष्य में जैसा मैंने बात किया था कि फर्स्टली वी हैव डिस्कस अबाउट द इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन। राइट नाउ टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब यहां देखिए, जरा ध्यान से आप लोग क्या समझिएगा। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एक पार्ट है, निर्णयन या निर्णय क्षमता, निर्णय लेना एक प्रकार की बात है, और समस्या का समाधान एक प्रकार की बात है। लेकिन अगर आप सिंसियरली चेक करें साथियों, अगर आप सिंसियरली चेक करें तो वास्तव में निर्णय लेना ही समस्या का समाधान है। आप बताइए, निर्णय लेने का मतलब क्या होता है? बताओ, किसी समस्या के लिए ही हम निर्णय लेते हैं। तो देखा जाए तो निर्णय और समस्या समाधान एक दूसरे के पूरक कह सकते हैं। बट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, बट जब आप इसको पढ़ रहे हैं, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरा कहानी आप समझ जाएंगे आज, बिल्कुल क्लियरली हर एक बात समझ जाएंगे। जब आप डिसीजन मेकिंग या निर्णयन क्षमता बोलते हैं और समस्या समाधान बोलते हैं, तो एक बात बहुत साफ सुन लीजिए। निर्णयन क्षमता में आप नीति, नियम, उद्देश्य और विधि का प्रयोग करते हुए बात करते हैं, जबकि समस्या समाधान में आप दी गई कंडीशंस के अंतर्गत, दिए गए बजट के अंतर्गत, विधायिका का क्या कॉन्सेप्ट है, कोर्ट्स का क्या ऑर्डर है, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए समस्या को आप हल करते हैं। मैथमेटिकली देखा जाए, अगर मैं अपनी भाषा में इस बताना चाहूं, तो अगर ये आपका, बताओ क्या है, ये आपका अगर निर्णयन है, अगर ये आपका निर्णयन है, तो ये समस्या समाधान है। पूरक किताबों में लिखा गया है, सही बात है, लेकिन मैं समझता हूं ज्यादा अच्छा रहेगा निर्णयन इज द सबसेट ऑफ समस्या समाधान। इन इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग इज एब्सोल्युटली द सबसेट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। निर्णयन प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक छोटा सा हिस्सा है, समझ रहे हैं। चलिए, तो ये चैप्टर आपका है। इस चैप्टर के क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन करने में मजा बहुत आता है, क्योंकि अंत तक आप श्योर नहीं रहते हैं कि हमारा आंसर सही है गलत है। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन में हो तो निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करना चाहिए। एक प्रशासक के रूप में, एक मैनेजमेंट, देखिए पहले कुछ चीजें आप समझ लें बहुत क्लियरली। निर्णयन और समस्या के बारे में देखो, बहुत साफ सुन लो क्या लिखा है। निर्णयन एवं समस्या समाधान का सिविल सेवा परीक्षा में अहम योगदान है। इसका उद्देश्य सिविल सेवक के नैतिक, व्यवहारिक, सामाजिक तथा अनुभव के साथ साथ विषम परिस्थितियों में उसके व्यवहार का मूल्यांकन करना है। परीक्षार्थी के नजरिए व प्रतिक्रिया को जांचने का प्रयास किया जाता है। अब आप यहां दो पॉइंट्स देखिए गौर से, क्या लिखा गया है। अगर आप इसको चेक करेंगे तो यहां जो आपके दो पॉइंट्स मेन हैं, वो बताओ क्या है। परीक्षार्थी का जो नजरिया है और उसकी रिएक्शंस क्या है, इस नजरिए दिखाई पड़ रहा है स्पष्ट? हाँ, दिख तो रहा है, एकदम साफ दिख रहा है, फर्स्ट क्लास का। हाँ, तो परीक्षार्थी का जो नजरिया है और परीक्षार्थी की जो प्रतिक्रिया है, उसकी जांच करना। इन फ्यूचर ही इज गोइंग टू बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजमेंट संभालने जा रहे हैं। पहले आप जान लीजिए, जब आप मैनेजमेंट या जब आप एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं तो आपको अच्छी तरह से मालूम है, आपका पहले समझ लीजिए प्रोफाइल क्या होता है। तो आप पूरे सिस्टम में प्लानिंग का एक हिस्सा होते हैं। क्या होते हैं बताइए? प्लानिंग। प्लानिंग मतलब क्या हो? जितनी योजनाएं बनती हैं वो आपके केंद्र में ही रहती हैं। डिपेंड करता है सीनियरिटी के आधार पे आप प्रमोशन लेते हैं, आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं। तो आप प्लानिंग, देखिए तीन स्टेप्स हैं, ये तीन प्रोसेस हैं। प्लानिंग, एंड द सेकंड इज कॉल्ड एज कंट्रोल, एंड द थर्ड इज कॉल्ड एज एग्जीक्यूशन। राइट, एग्जीक्यूशन। इन तीनों के लिए आपको डिसीजन मेकिंग तो करना ही पड़ेगा। यही मैनेजमेंट प्रोसेस है, यही मैनेजमेंट का सिद्धांत है। डिसीजन मेकिंग तो आपको करना ही पड़ेगा, ये पूरी प्रक्रिया है। प्लानिंग क्या है? आप जानते हैं कि जितनी भी जो है गवर्नमेंट की योजनाएं आती हैं, उनका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है? जितना मैक्सिमम हो उसका अधिकतम लाभ उचित व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके, ये उद्देश्य है। राइट। फिर कंट्रोल क्या होता है? सिविल सेवक के रूप में पूरी प्लानिंग और उसके इंप्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन जिसको बोलते हैं, इस पर पूरी तरह से कंट्रोल एक प्रशासक के रूप में आपके ऊपर होता है। एग्जीक्यूशन की पूरी जिम्मेदारी आपके पास होती है, आपके सबऑर्डिनेट से, आपकी बॉटम लाइन से आप लोग जुड़े रहते हैं, ये काम आप करवाते हैं। अब देखिए,
प्लानिंग बनाना ही डिसीजन मेकिंग है, कंट्रोल करने में भी डिसीजन मेकिंग है, एग्जीक्यूशन के पार्ट में भी क्या बता बोलो डिसीजन मेकिंग है। तो वास्तव में देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा सिनेरियो है, आपके यहाँ तो बहुत कम है। मैनेजमेंट में, एमबीएस में इसके बारे में पूरी किताबें बनी हुई हैं, डिसीजन मेकिंग का पूरा एक बुक छपती है, वहाँ पूरी प्लानिंग होती है। अब जरा देखिए क्या होता है, ये आपका ये निर्णय क्या है। तो आप जानते हैं जहां ढेर असंभाव्य कारण हो, आप जानते हैं निर्णय का मतलब, पहले 2-3 बात समझ लीजिए आप। निर्णय जब भी लेंगे, आपका निर्णय पूरी तरह से 100% सही नहीं होगा। 2-4%, 10%, 20% लोग उससे प्रभावित पॉजिटिवली नेगेटिव हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये बात दिमाग में रख लो, निर्णय आपका पूरी तरह से क्या एब्सोल्यूट नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात समझ लीजिए, क्या बताओ दूसरी बात क्या है, जितने हम निर्णय लेने के लिए विकल्प तैयार करेंगे, जितने क्या बोलते हैं अल्टरनेटिव्स बनाएंगे, बहुत सारे विकल्प होंगे, उन सारे विकल्पों में से जितना बेस्ट विकल्प चुन सकता हूं, जब हम बेस्ट विकल्प का चुनाव करते हैं तो इस बात पर ध्यान देते हैं कि समय का क्या कॉन्सेप्ट है, कितना समय लग रहा है, फाइनेंस या बजट की क्या स्थिति है, और उसका सामाजिक प्रतिकार क्या है, समाज पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इन सारी बातों को लेते हुए ही हम अल्टरनेटिव्स का चुनाव करते हैं। बहुत सिंपल समझ लीजिए, कुछ विद्वानों ने लिखा हुआ है, अपने सरलतर अर्थ में निर्णय लेना, कार्रवाई का मतलब क्या होता है, कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन देखो, कार्रवाई के 2 या 2 से अधिक पाठ्यक्रमों, मतलब कोर्स ऑफ एक्शन के बीच का चयन है। समस्या समाधान की व्यापक निर्णय लेने में किसी समस्या के समाधानों के बीच चयन करना है। निर्णय या तो एक सहज या तर्क संगत लॉजिकल प्रक्रिया या दोनों संयोजनों के माध्यम से किया जा सकता है। सबसे खास बात, इसके अलावा निर्णय को समस्या समाधान का एक हिस्सा भी माना जाता है। ये बातें दिमाग में बैठा के चलिएगा आप लोग। मैं ये पीडीएफ आपको दे दूंगा, ये पीडीएफ आपके बहुत काम की है, बहुत काम की है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अब इसके बाद देखिए हम लोग पढ़ते क्या, देखिए ये जरा जानिए, स्टेप्स टेकन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, मतलब क्या हुआ बताइए। कौन कौन से चरण जो है निर्णय लेने में हम लोग प्रयुक्त करते हैं। तो इसमें कई तरह के विद्वानों, कई तरह के मत हैं, लेकिन 2 हम यहां लेंगे। एक तो हम हर्बर्ट साइमन का लेंगे। हर्बर्ट साइमन के अनुसार 3 तरह के जो है निर्णय लेने में जो आपके पास प्रोसेस है, जो उसकी प्रक्रिया है, चरण कहो या जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में 3 पार्ट होते हैं। बताओ क्या, अन्वेषण क्रिया, फिर क्या बताओ डिजाइन क्रिया, और उसके बाद क्या बताओ चयन क्रिया। आप जानते हैं अन्वेषण शब्द का मतलब क्या होता है, बताइए, बोलिए क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन। तो जब आप क्या करते हैं बताओ, जब भी कोई समस्या हमें पता चलती है, तो समस्या पता चलने के बाद ही हमको मालूम चल पाता है कि निर्णय कहां से लेना है, कितना लेना है, कैसे लेना है। फिर डिजाइन क्रिया मतलब क्या होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के विकल्पों की हम खोज करते हैं। फिर चयन क्या होता है, अब उपलब्ध सभी विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का हम लोग चुनाव करते हैं। लेकिन सही पूछो तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का सबसे पॉपुलर जो कॉन्सेप्ट है, वो जो है दिया है, जो है पीटर ड्रकर ने दिया हुआ है। उनका कॉन्सेप्ट सबसे अधिक मानते हैं। उसमें 5 चरण होते हैं। उन 5 चरण के बारे में ये हम डिस्कस कर देते हैं। देखो ये है आपका बताओ क्या बोलो, ये जो है पीटर ड्रकर का जो निर्णय प्रक्रिया के 5 स्टेप्स हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। देखो सबसे पहले क्या है, समस्या को परिभाषित करना। साथियों, जब तक एक कहावत है, वेल बिगिन इज हाफ डन, अर्थात शुरुआत अगर आपकी अच्छी हुई तो आप जो है आधी जंग तो आप ऐसे ही जीत जाते हैं। इसलिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में सबसे पहले सबसे जरूरी चीज होती है समस्या क्या है, आखिर किसके लिए हमको निर्णय लेना है। इस टॉपिक पे पहले डिस्कस करते हैं। उसके बाद समस्या का विश्लेषण करना। समस्या के विश्लेषण करने का मतलब क्या है, इस समस्या के क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, इसका विधिक प्रभाव क्या हो सकता है, समाज के कितने कितने वर्गों पर इसका असर पड़ सकता है, ये चीजें बताओ क्या विश्लेषण है। वैकल्पिक साधनों का विकास करना। अब इस समस्या को सॉल्व करने के लिए कितने प्रकार के विकल्प बन सकते हैं, मीटिंग के द्वारा, अपने सबऑर्डिनेट को काम दे करके, कई तरीके से क्या बताओ, जितने विकल्प खोज सकते हैं सारे विकल्प खोजते हैं। उसके बाद क्या है बताओ, सबसे अच्छे समाधान का चयन करना। आप जानते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट। अगर आपसे एक लाइन पूछा जाए, बताओ कि प्रबंधन की परिभाषा क्या है,
तो जितने लोग बैठे होते हो जल्दी बोलते हो वो जो मैनेज करे वही क्या बताओ मैनेजमेंट है। बट in fact the basic consideration and definition of management can be told as this is the optimum utilization of resources, अर्थात जितने हमारे पास स्रोत विकल्प मौजूद हैं उन समस्त स्रोतों में और विकल्पों में कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त है। उपयुक्त की परिभाषा क्या है? उपयुक्त का मतलब क्या होता है आप जान लीजिए, सरकार की किसी भी प्लानिंग की, किसी भी प्रशासक के किसी भी एक्शन, रिएक्शन या परिणाम या निर्णय का सीधा उद्देश्य होता है कि जितना ज्यादा हो अधिक से अधिक मास यानी जन समुदाय का भला होना चाहिए। चलिए, तो जो भी हमारे पास है, फिर निर्णय को प्रभावशाली क्रिया में परिणत करना, अर्थात निर्णय लेना ही पर्याप्त नहीं है। समस्या का समाधान जब आप बोलते हैं तो निर्णय लेने के साथ साथ निर्णय का इंप्लीमेंटेशन भी होगा। पीटर ड्रकर की जो ये प्रक्रिया है, स्टेप्स हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये पांचों चरण आपके दिमाग में होने चाहिए। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या देखिए, इसके बाद हमारा है, मैं आपको एक आध एग्जांपल देता हूं, आइए पढ़िए। अगर अभी आप लोग ऑनलाइन होते तो मजा आपको आता पढ़ने में। इसको मुझे लगता है एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, एक समस्या के समाधान हेतु व्यक्ति को समस्या की अच्छी तरह से विश्लेषण करना पड़ता है, दूसरों की सलाह पर निर्भर करना पड़ता है। ये तो बिल्कुल पूर्वानुमान बायसनेस है। समस्या के बारे में हर संभव सूचना एकत्रित करनी पड़ती है। आप जानते हैं जब तक सारी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट नहीं कर पाते हैं आप डिसीजन ले ही नहीं सकते हैं। तो बताइए उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो स्पष्ट रूप से 2 नंबर काट दीजिए, एक भी सही है और 3 भी सही है। 100% इसका उत्तर कितना बताओ? ए आ जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं। देखिए उदाहरण नंबर 2 देखिए गौर से क्या लिखा है, पढ़िए पढ़िए। निर्णय लेने के लिए व्यक्ति को सावधानी पूर्वक तर्क करना पड़ता है। मैं पहले बता चुका हूं डिसीजन मेकिंग एक पूरी तरह से लॉजिकल प्रोसेस है। बिना तर्क संगत हुए आप निर्णय ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि लॉजिकल होने से ही आप बायसनेस और पूर्वाग्रह से बच सकते हैं। राइट, कारण परिणाम संबंध देखना होता है, बिल्कुल सही है। आप जानते हैं कॉज एंड इफेक्ट बहुत जरूरी है डिसीजन में। तथ्यों को ठीक से विश्लेषण करना पड़ता है। अरे यार यहां तो सभी कार्य करने पड़ते हैं। 100% इसका उत्तर कितना बताओ? डी रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए साथियों, अब हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद क्या, निर्णय निर्माण के दृष्टिकोण, है ना। आखिर व्हाट आर द अप्रोचेस ऑफ डिसीजन मेकिंग? दिखाई पड़ रहा है स्पष्ट रूप से? यस दिख रहा है। पहला आपका क्या बताओ है? बोलो अथॉरिटेरिज्म, सत्तावादी। दूसरा बताओ क्या है? समूह। बहुत सिंपल भाषा में समझ लीजिए क्या अंतर है। समूह में जो दृष्टिकोण होता है, ध्यान सुनिएगा, इसका ये इंप्लीमेंटेशन है। सुनिए, समूह में उपस्थित जितने भी व्यक्ति XYZ हैं, सारे व्यक्तियों से राय लेकर के निर्णय लेना, सबकी राय लेना ही क्या बताओ समूह वाला अप्रोच है। सत्तावादी का मतलब क्या होता है? इन ग्रुप के द्वारा लिए गए निर्णयों को सबके ऊपर इंप्लीमेंट करना ही क्या बताओ बोलो सत्तावादी अप्रोच है। फिर सुन लीजिए क्या है। ग्रुप में क्या होता है बताओ? जहां ग्रुप में जितने व्यक्ति उपस्थित हैं उन सबकी राय लीजिए, सजेशन लीजिए, डेटा संकलित कीजिए। सत्तावादी मतलब क्या होता है? इन सब से राय लेकर के इनके ऊपर ही डिसीजन लेना, क्या बताओ सत्तावादी अप्रोच है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका देखो अगला है, बताओ क्या, स्ट्रेटजीज ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब क्या बताओ? निर्णय निर्माण की रणनीतियां। इसको अच्छे समझ लीजिएगा, ये आपके बहुत काम की चीज है। निर्णय निर्माण की जो स्ट्रेटजीज हैं ये 4 हैं। पहला है एडाप्टेशन, दूसरा बताओ क्या है? पढ़िए। दूसरा है सेटिस्फैक्शन, तीसरा है मैक्सिमैक्स और चौथा है मैक्सिमिन। मैं इसको समझा दूं। एडाप्टेशन का मतलब क्या होता है बताइए? जितने भी विकल्प हमारे पास निर्णय लेने मौजूद हैं उन सब में से जितने भी जो सबसे बेस्ट विकल्प हो उसी को हम लोग लेते हैं। ये क्या बताओ? अनुकूलन है। और जब आप बात करते हैं किसकी बता बोलो? अनुकूलन की। यहां देख लीजिएगा बाकायदा। इसमें क्या है? इसमें जितने भी समस्या के समाधान जो सबसे सर्वश्रेष्ठ आपका विकल्प है
उसका चयन शामिल रहता है। वो क्या है? अनुकूलन है। संतुष्टि का मतलब क्या है? सुन लीजिए आप। संतुष्टि का मतलब क्या है कि सबसे जरूरी, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट विकल्प है वो तो ठीक है, लेकिन कई बार हमारी स्थितियां ऐसी होती हैं कि हमको जो है बहुत जल्दी निर्णय लेने होते हैं, त्वरित निर्णय लेने होते हैं, जहां पर हमको सेटिस्फैक्शन चाहिए। उसे बताओ हम लोग क्या बोलते हैं? बताओ, बोलो। ये क्या स्ट्रेटजी बताओ? सेटिस्फैक्शन। जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर आप बहुत भूखे हैं, किसी शहर में पहुंचते हैं गाड़ी लेकर के, तो क्या आप जो है वहां पहुंचने के बाद ये चेक करेंगे कि इस शहर में जितने भी होटल्स हैं उनमें सबसे अच्छा होटल कौन सा है, तब खाना खाएंगे? या जब भूख लगी होती है और आप पहुंच जाते हैं तो लगता है कि जो भी सामने कुछ ठीक ठाक भी मिल जाए रेस्टोरेंट, पहले वहां हम खाना खा लेते हैं? तो सेटिस्फैक्शन में क्या होता है? आप जो है थोड़ा से त्वरित निर्णय लेते हैं। जैसे अगर गाड़ी को पार करना है तो जितना जल्दी हो सकता है आप गाड़ी पार कर देते हैं, थोड़ा साइड लगा करके। इस तरह के जो छोटे छोटे निर्णय होते हैं उसको क्या बता बोलो? हम लोग बोलते हैं संतुष्टि निर्णय, है ना, संतुष्टि वाला अप्रोच। फिर उसके बाद क्या होता है? मैक्स का मतलब क्या होता है? देखिए, जब आप निर्णय लेते हैं तो आप ढेर सारे विकल्पों में से सबसे अच्छे विकल्प छांटते हैं। तो सबसे अच्छे विकल्प, अरे इस तरह गांव में आप लोगों ने किया होगा, ये ढेर सारे आम आ गए तो पहले कौन से आम, बाद में खाना अच्छा खाना है तो पहले 3-4 निकाल लिया। फिर उसके बाद उन 3-4 में से सबसे टॉप क्लास कौन है? तो जो सबसे टॉप क्लास का बताओ क्या है? अनुकूलन अप्रोच में आएगा, एडेप्टेशन में आएगा। मैक्स का मतलब क्या होता है? सारे सब जो सबसे बेहतरीन हैं, जो टॉप क्लास के हैं, उन सारे विकल्पों में से भी जो सबसे टॉप क्लास का विकल्प है वो बताओ क्या? बोलो, मैक्स है। देखो, अनुकूलन में सभी विकल्पों में से आप चेक करते हैं। यहां क्या है? जो टॉप क्लास के विकल्प हैं उनमें से चेक करते हैं। मैक्सिमिन क्या है? ये एक निगेटिव अप्रोच वाला जो है क्या है? निर्णय है। जैसे जहां हमें पता है कि ये घटना होगी ही, है ना, तो जितने निगेटिव अल्टरनेटिव्स हैं, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, जितने निगेटिव अल्टरनेटिव्स हैं, मिनिमम हैं, उन मिनिमम में से जो सबसे कम नुकसानदायक है उसका चुनाव करना क्या बता बोलो? मैक्सिम मिनिमम होता है। ठीक है, ये इसके अप्रोचेस होते हैं। साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए क्या है, उदाहरण देखिए। नेक्स्ट क्या है? आपको मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, समझिएगा। आप एक समयबद्ध परियोजना पर कार्य कर रहे हैं। परियोजना की पुनरीक्षण बैठक के दौरान आप पाते हैं कि आपके समूह के सदस्यों की ओर से संयोग से संयोग में कम संयोग नहीं, सहयोग लिखा है, सहयोग में कमी होने के कारण परियोजना विलंबित हो सकती है। आप क्या करेंगे? अपने समूह के सदस्यों को उनके असहयोग के लिए चेतावनी देंगे, असहयोग की कारणों की जांच पड़ताल करेंगे, समूह के सदस्यों को प्रतिस्थापित करने की मांग करेंगे, कारण प्रस्तुत करते हुए समय सीमा बढ़ाने की मांग करेंगे। आप बताइए, आप लोग क्या करेंगे? ऑप्शन जरूर लिखिएगा। जो लोग देखें, मेरे बताने से पहले आप अपना ऑप्शन ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। सही हो चाहे गलत हो, इससे मतलब आपसे नहीं है। चलिए, मैं स्थिर हो गया। मैं आपको 10 सेकंड टाइम दे रहा हूं, जल्दी से। भले ये क्लास आपकी जो है रिकॉर्डेड क्लास होगी, लेकिन मैं चाहता हूं आप पहले आंसर ईमानदारी से, गलत सही की चिंता आप ना करें, बिल्कुल ना करें। बताएं कौन सा उत्तर सही है, बोलिए। तो देखिए, पहली बात, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो इसमें देखिए कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। आपके मन में क्या चल रहा है ये बात में ध्यान रखें। आप नैतिकता, नीति, नियम, उद्देश्य को आप ध्यान में रखते हुए बात करेंगे। आइए देखिए, अपने समूह के सदस्यों को उनके असहयोग की चेतावनी, अपने समूह के सदस्यों को चेतावनी देना, आप समस्या को और बढ़ाएंगे। असहयोग के कारणों की जांच पड़ताल करेंगे, ये एक पॉजिटिव लक्षण दिख रहा है। ट्रांसफर करना, अपने आप समस्या बढ़ा रहे हैं, आपका काम और डिले हो जाएगा। कारण प्रस्तुत करते हुए समय सीमा बढ़ाने की मांग करने का मतलब हुआ आपने ग्रुप की इनएक्टिविटी को स्वीकार कर लिया। तो कौन सा उत्तर सही है? पहले उत्तर मार दीजिए। इसका उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सवाल संख्या देखो, अरे इसके बाद देखो क्या है, निर्णय की प्रमुख विशेषताएं। साथियों देखिए, कुछ बात जान लीजिए आप। जब आप निर्णय लेते हैं
तो आखिर जरा गौर कीजिए, आखिर क्यों जीएस के ये सब्जेक्ट्स आपके रखे गए हैं। आपके जितने भी जीएस में सब्जेक्ट रखे गए हैं वो सब बहुत ही प्लानिंग के साथ, बहुत ही वेल क्वालिफाइड, बहुत ही स्मार्ट लोगों ने इसको बनाया हुआ है। जैसे जब आप निर्णय लेते हैं तो उसमें आप जो है बजट का ध्यान रखते हैं, अर्थात इकोनॉमी। आप वायुमंडल का ध्यान रखते हैं। वायुमंडल कहने का मतलब आप जानते हैं पर्यावरण, वायुमंडल अर्थात ज्योग्राफी, और क्या बताइए आपका इकोसिस्टम। फिर आप ये भी जानते हैं, ये भी अच्छी तरह जानते हैं, बताओ क्या, कि इसके जो है विभिन्न पहलुओं में आप जैसे बताइए क्या, आपको निर्णय लेने में पूरी तरह से लॉजिकल बनना पड़ेगा। जैसे आप लॉजिकल बन गए इसका मतलब क्या, बताओ आप सीसेट क्वालिफाइड हो गए। इस तरीके से अगर आप देखेंगे आपके निर्णयों में नैतिकता जरूरी होती है, अर्थात यहां एथिक्स वाला पार्ट भी जोड़ लिया गया। बोलो भाई। और सुनिए क्या, तो पर्यावरण आपने पढ़ लिया, वायुमंडलीय सिस्टम आपने पढ़ लिया, जितना भी आपका जो है बजट के अंदर करना पड़ेगा, अंडर सर्टेन सिस्टम काम करना पड़ेगा, विधि में काम करना पड़ेगा। विधि का मतलब बताओ क्या, पॉलिटी का भी काम पड़ गया है ना। मेरे कहने का मतलब क्या है, डिसीजन मेकिंग में ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। आप किस स्थान पर डिसीजन ले रहे हैं, अर्थात ज्योग्राफी का भी इंपैक्ट पड़ गया। तो ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। एक डिसीजन मेकिंग में ये सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। फिर है देखो, निर्णय निर्माण प्रक्रिया में कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे सबसे पहली विशेषताएं क्या, ये उद्देश्य मुख होना चाहिए, अर्थात कोई भी निर्णय उद्देश्य परक होना चाहिए, अर्थात बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी प्लानिंग के आप कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। दूसरा, ये क्या बताओ, बोलो क्या है, जो भी निर्णय होता है वो हमेशा बताओ क्या, क्रमिक होता है। क्रमिक का मतलब क्या होता है बताइए, निर्णयन की जो प्रक्रिया होती है वो ए टू जेड, वन बाय वन छोटे छोटे निर्णय से मिलकर के बनती है। समझ रहे हैं ना। इसके अलावा बताओ क्या होती है, यहां आपको समयावधि की भी जरूरत पड़ती है, अर्थात एक सर्टेन समय के अंदर। देखो पिछला एग्जाम्पल क्या बताया था कि अगर सर्टेन समय के अंदर, अगर सर्टेन समय के अंदर जो है करना है, अर्थात निर्णय जो है एक सर्टेन समय के अंदर होनी चाहिए। इसके साथ साथ बताओ क्या, इसके साथ साथ क्या बताओ बोलो, यह जो निर्णय होता है, निर्णयन की प्रक्रिया में तनाव का आना लाजमी है। याद रखिएगा, निर्णयन में तनाव, बिना तनाव के निर्णय ले ही नहीं सकते आप। तनाव और जोखिम, जिसको रिस्क बोलते हैं, ये दोनों निर्णयन प्रक्रिया के द्वारा ही कराए जाते हैं, अर्थात इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए ये विशेषताएं इसकी हैं। आगे बढ़ता हूं, मैं पूरी इसकी पीडीएफ दे दूंगा आपको। फिर उसके बाद है बताओ क्या, व्यक्तिगत निर्णय निर्माण कौशल। देखो यहां दिखाई पड़ रहा है अच्छे से, हाँ दिख तो रहा है, पढ़ लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए गौर से देखिएगा, फर्स्ट क्लास बस केवल। पर्सनल डिसीजन मेकिंग स्किल, पहला लिखा है बताओ क्या, तकनीकी कौशल। ध्यान दीजिएगा आप लोग, पहला बताओ क्या, तकनीकी कौशल। दूसरा बताओ क्या है, मानवीय कौशल। फिर उसके बाद है कॉग्निटिव स्किल, वैचारिक कौशल। फिर उसके बाद क्या बताओ, एक्सपीरियंसेस। एक बात बहुत साफ सुन लीजिए, यहां तकनीकी कौशल का तात्पर्य बिल्कुल इससे नहीं है कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सपर्ट हो, बिल्कुल नहीं है। यहां तकनीकी कौशल का मतलब यह हुआ कि जो भी आपका जो है एडमिनिस्ट्रेटर या जो भी प्रशासक है, उसके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं, वो उनकी एक्सपर्टाइज का सही इस्तेमाल करें। जैसे अगर जो है सीएमओ होते हैं, डॉक्टर हैं, तो सीएमओ डॉक्टर बन रहे हैं, तो वो जो है कहीं न कहीं जो है चिकित्सा के संदर्भ में बिल्कुल माहिर होने चाहिए। कोई प्रोफेसर बनाया जा रहा है तो टीचिंग में एक्सपर्ट होना चाहिए। वैचारिक कौशल, मानवीय कौशल का मतलब क्या होता है, सुन लीजिए आप लोग। मानवीय कौशल का मतलब होता है हमारे निर्णयों का कितना ज्यादा ह्यूमन इफेक्ट पड़ेगा, अर्थात अधिक से अधिक मानवीय होना चाहिए। तीसरा बताओ क्या, वैचारिक कौशल का मतलब क्या होता है, बताओ। निर्णय लेते समय एक प्रशासक को खुद भी अपनी कॉग्निशन, अपने अंदर की फीलिंग को खुद भी महसूस करना चाहिए कि क्या क्या इसके इंपैक्ट पड़ सकते हैं। और उसके बाद अनुभव का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं।
ये छोटे छोटे निर्णय ही एक प्रशासक को बड़ा अनुभव देते हैं, अर्थात ये छोटे छोटे निर्णय ही आने वाले एक्सपर्टाइज और बड़े निर्णय की भूमिका बनाते हैं। समझ रहे हैं साथियों? आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या देखिए, इसके बाद आपका बताओ, फिर से एक प्रश्न बता रहा हूं मैं, बताइए इसका उत्तर क्या आएगा। जरा पढ़िए, जरा इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या इसका आंसर दिख रहा है। यस, बिल्कुल शानदार दिख रहा है। उदाहरण नंबर 4, आप एक प्राथमिक परियोजना पर काम कर रहे हैं और सभी अंतिम तिथियों को पूरी तरह से निभा रहे हैं। इस आधार पर परियोजना के दौरान अवकाश लेने की योजना बना रहे हैं। आपका आसन अधिकारी का तात्पर्य होता है जस्ट इंस्टेंटेनियस ऑफिसर। इसका मतलब क्या होता है? हमारे ऊपर जस्ट जो अधिकारी है वो क्या होता है बताओ? आसन अधिकारी। परियोजना की अविलंबता बताकर आपके अवकाश को अनुमोदित नहीं करता है। आप क्या करेंगे? चलिए फिर से वही कहानी, आप उसका उत्तर जरूर मारिए। पहला, मंजूरी की प्रतीक्षा के बिना अवकाश पर चले जाएंगे, ये तो एकदम निगेटिव बॉडी लैंग्वेज है। बीमारी का बहाना बना करके अवकाश पर जाना, एकदम नीति नियम उद्देश्य अलग। अवकाश के आवेदन पर पुनर्विचार करने हेतु उच्च अधिकारी से बात करेंगे। अगर आप उच्च अधिकारी से बात करने पहुंच गए तो आप जान लीजिए बिल्ली के गले में घंटी आपने बांध दिया है, आपको समस्या बढ़ जाएगी। अब क्या है, आसन अधिकारी को बताएंगे कि यह न्याय संगत नहीं है। अब यहां मामला फंस जाएगा, अब यहां मामला फंस जाएगा। उच्चतर अधिकारी से आप नहीं मामला फंस जाएगा। हाँ, एक मिनट रुकिए। आसन अधिकारी को बताएंगे कि यह न्याय संगत। आप बताइए, पहला दूसरा तो होना नहीं है। अब सी में और डी में से एक ऑप्शन सही करना है, बताओ क्या करेंगे? एक मिनट। हाँ, मजबूरी क्या? आसन अधिकारी को बताएंगे। ये अगर आपने कह दिया न्याय संगत नहीं है तो आप जान लीजिए आपके लिए दिक्कत ज्यादा बढ़ जाएगी। बल्कि अवकाश के आवेदन पर पुनर्विचार करने हेतु उच्चतर अधिकारी, बल्कि ये आप काम कर सकते हैं। ये तो आप बिल्कुल मत करिए। अगर अपने सीनियर को ज्ञान देने लगे, सर ये आप गलत कर रहे हैं, ये न्याय के विपरीत है, आप एकदम गलत कर रहे हैं, तो समस्या आपकी बढ़ने वाली है, घटने वाली नहीं है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है सी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग भी लिखिए, आप लोग भी लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो क्या है, फिर इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल डिसीजन मेकिंग, अच्छे निर्णय निर्माता के गुण। ये लगभग 11-9 किसी किताब में, किसी में 11 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं। दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। पहला बताओ क्या है? पर्याप्त ज्ञान। बिल्कुल सही बात है। निर्णय लेने के लिए मैंने बताया आपको, प्रशासक को पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। जितनी विधाओं की ज्ञान होती है उसकी पढ़ाई आप करके जाते ही हैं। पहल करने की क्षमता। एक बात जान लीजिए, प्रशासक अच्छा वो भी होता है जो निर्णय में जितना अल्टरनेटिव्स आ जाएं, जितने विकल्प आ जाएं, जितने, क्योंकि सारी समस्या, कोई भी समस्या असंभाव्य होती है ना? जहां असंभवता हो, जहां असंभव, भाई निर्णय में जोखिम तो होगा ही होगा। अगर डिसीजन मेकिंग में रिस्क नहीं, इसका मतलब वो डिसीजन ही नहीं है। तो पहल करने क्षमता का मतलब क्या हुआ कि आप जो है निर्णय लेने के दौरान अपने साथियों से, अपने उच्चाधिकारियों से, लोगों से पहल करें। ठीक है? सुझाव के लिए आग्रह करने वाला, सुझाव के बारे में बात करें। ये 2 बार आ गया है। बेहतर चुनने की क्षमता। व्यापकता का मतलब क्या है बताइए? व्यापकता का मतलब यह होता है कि जब भी निर्णय लेने जा रहे हैं तो उन सारे अल्टरनेटिव में जितना ज्यादा लोगों तक पहुंच सके वो होना चाहिए। समसामयिक घटनाओं ज्ञान, आप जानते हैं, आपको इसीलिए पढ़ाया था क्योंकि जितना आपको करंट अफेयर्स की जानकारी रहेगी उतना अच्छा। लचीलापन का मतलब क्या होता है कि एक प्रशासक को अपने जो है निर्णयों के प्रति लचीलापन होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? वो बीच में ये नहीं कि मैंने निर्णय ले लिया तो ले ले, चाहे जो हो जाए, नहीं। प्रशासक का निर्णय हमेशा लचीला, जिससे समाज का उत्थान और जिससे समाज की ज्यादातर बेहतरी हो। अर्थात लचीला मतलब प्रशासक को बीच में निर्णय में ढीलापन, है ना, बदलाव कर सकता हो, ऐसा होना चाहिए। उच्च कोर्ट की निर्णय क्षमता, जाहिर सी बात है ना। जोखिम लेने की क्षमता, निर्णय बिना जोखिम के होता ही नहीं है, तो जोखिम तो लेना ही पड़ेगा। खुद का ज्ञान, अपने बारे में नव प्रवर्तन का मतलब क्या बता हुआ? आपके द्वारा लिए गए निर्णय से अधिक समाज का भला होना चाहिए। नए नए आइडियाज का भी आपको फॉलो करना चाहिए। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए क्या है, चलिए डिसीजन स्टाइल, निर्णय निर्माण की शैलियां, है ना।
ये इन सब में कोई बहुत खास नहीं है। देखिए व्यवहारिक बातें हैं। निर्देशात्मक शैली, देखिए शैलियां, हाँ देखो यहाँ शैलियां हैं, शैलियां देखिए निर्देश, इसमें देखो क्या ऐसे निर्णय जो होते हैं, ऐसे निर्णय हमेशा जो उच्च कोर्ट के अधिकारी हैं, जिनके पास पावर निहित होती है, जो निर्देश दे सकते हैं, इस प्रकार के निर्णय का संबंध उनसे होता है। विश्लेषणात्मक शैली का मतलब क्या होता है बताइए? डिसीजन मेकिंग में जितना ज्यादा आप अल्टरनेटिव्स कलेक्ट कर सकते हो उनको लीजिए। वैचारिक शैली का मतलब क्या संबंध क्या होता है? वैचारिक शैली का मतलब क्या होता है? अब देखो बहुत सिंपल सी बातें हैं यार। देखो ये क्या लिखा है साफ साफ, देखो जो डिसीजन मेकिंग स्टाइल है, वैचारिक शैली का मतलब क्या होता है? जितना ज्यादा हम लोग उस पर थिंकिंग करके काम कर सकते हैं। और व्यवहारिकता का मतलब आप जानते हैं क्या, बताओ? हमारे निर्णयों का बहुत व्यापक इंपैक्ट पड़ना चाहिए। देखिए बात वही है, घूम फिर करके कई लैंग्वेज में आ जा रही है, बस केवल कोई खास इसमें नहीं है। इस टॉपिक में बहुत कोई खास नहीं है। अब यहाँ देखो, मैं आपको बस इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि चूंकि कोर्स में है, सिलेबस में है, कमिटमेंट हुआ है, तो इसको हम बता दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि घूम फिर के लगभग बातें वही जाएंगी। आप एक राज्य क्रीड़ा समिति के अध्यक्ष हैं, ठीक है? आपको एक शिकायत मिली और बाद में यह पाया गया कि कनिष्ठ आयु वर्ग के किसी पदक जीतने वाले एथलीट की आयु के दिए मानदंड से 5 दिन अधिक हो गई है। आप क्या करेंगे? देखिए मैं चाहूंगा क्वेश्चन पढ़ लिए हो, ऑप्शन पढ़ लीजिए। छानबीन समिति से स्पष्टीकरण देने कहेंगे, एथलीट से पदक वापस करने कहेंगे, एथलीट को अपनी आयु की घोषणा करते हुए न्यायालय से शपथ पत्र लेने कहेंगे, क्रीड़ा समिति के सदस्यों से उनकी राय मांगेंगे। अब आप फिर से मैं वही बोलूंगा, इतने लोग देखते हो, लगता है कि एकदम मरे मरे से देखते हैं, जैसे बिना अंदाज से देखते हैं। मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। मेरा सेंस ये है कि एकदम जैसे निर्दिष्ट होकर देखते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसका उत्तर जरूर लिखिए आप, पहले टाइप कर दीजिए तब मैं बताऊं। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत सही चिंता आप ना करें। पहले इसका आंसर आप टाइप कर दें, फिर उसके बाद हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। बताइए इसका आंसर आपने क्या टाइप किया? बताइए ए बी सी डी में से आपने क्या टाइप किया? बता दूं मैं आपको। देखो हुआ क्या है, जिसने जीता है वो 5 दिन अधिक हो गया था, इसके बावजूद छिपा करके वो जीता है। हमारे दिमाग में बैठा क्या दिया गया है कि जितना संभव हो हार्ड निर्णय न लें, बहुत प्रतिक्रियावादी न हो, लेकिन इनफैक्ट कभी कभी होना भी पड़ता है, आप जानते हैं। छानबीन समिति से जब ये बात पता है 5 दिन वो अधिक हो गई है, तो आप बताओ स्पष्टीकरण देने क्यों कहेंगे आप? एथलीट से पदक वापस करने कहेंगे, थोड़ा सा इस पर जो है तो, लेकिन हार से ध्यान रखें। एथलीट को अपनी आयु की घोषणा करते हुए न्यायालय से शपथ पत्र लेने कहेंगे। जब आपको 5 दिन के बारे में जानकारी हो गई है, तो क्या न्यायालय नया शपथ पत्र दे देगा? बिल्कुल नहीं। क्रीड़ा समिति के सदस्यों से उनकी राय मांगेंगे। अब भैया राय क्या मांगेंगे? जब मानदंड से 5 दिन ज्यादा हो ही गया है, तो राय मांगने की बात ये होना नहीं है, ये होना नहीं है, ये न होकर के होना है। अब अर्थात चूंकि ज्यादा हो गया है, तो निश्चित रूप से आप एथलीट से आप पदक वापस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं किसका उत्तर आता है। देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे साथियों। तो देखिए क्या होता है, देखिए यहाँ इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, देखिए ये है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान जिसको बोलते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, समस्या समाधान कुछ नहीं, निर्णय जब आप लेते हैं तो समस्या का समाधान होता ही है। समस्याओं के प्रकार के प्रश्न पर आधारित समस्या, वही बात होती है। क्या बताओ कि आखिर जो है हमारे निर्णय लेने में प्रश्न क्या है, कितना बेहतर ले सकते हैं, या कि वही जो आपका शुरू में था, बताओ क्या, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना। परिस्थिति पर आधारित समस्या, कुछ समस्याएं आप जानते हैं सिचुएशन बेस्ड होती हैं, है ना? जैसे कोई मान लीजिए धारा 370 हटाने वाली है, या जो है आप बताइए एकाएक जो है, बताइए कुछ इसमें जो है आपके वो भी आएंगे, क्या बोलते हैं, जैसे जो आपका डाइजेस्टर मैनेजमेंट वाला सिस्टम होता है वो भी आ सकता है। समझाने पर आधारित, आप जानते हैं जितने प्रकार के दंगे होते हैं, या जो है चक्का जाम होता है, इस तरह की जो समस्याएं होती हैं उनको समझाने के लिए, या आप जानते हैं यहाँ प्रशासक को समझाने वाले मामले में ध्यान देना पड़ता है। समाधान आधारित समस्या, ये क्या है समाधान बताओ?
आप जानते हैं कि जब भी हम डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के दौरान, इम्प्लीमेंट करने के लिए भी हमको एक प्रकार की समस्या ही रहती है। आप जानते हैं एग्जीक्यूशन भी एक प्रॉब्लम रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद आपका है निर्णय निर्माण जोखिम प्रबंधन रणनीतियां। तो ये वही मामला है, बताइए क्या, बताओ क्या, अत्यंत परोक्ष या अवास्तविक संभाव्यता। आप जानते हैं साथियों कि ये क्या है, ये सिंपल सुनो, इसकी हेडिंग क्या है, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। ये सिंपल सी बात है, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। क्या बोलेंगे बताइए, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। इसका मतलब क्या है, आपने पहले बताओ स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी आपने शुरू में क्या बोला था बताइए, कि निर्णयन जो होता है वो उसमें जोखिम तो रहता ही रहता है। अगर जोखिम नहीं है तो वो निर्णय नहीं है, पहले बोल चुके हैं। दूसरा, जो असंभाव्य चीजें होती हैं आप उनके लिए निर्णय लेते हैं। तो अत्यंत परोक्ष या अवास्तविक संभाव्यता मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जो बिल्कुल अत्यंत परोक्ष हो सकती हैं, उनको हमको नेग्लेक्ट करके भी निर्णय लेना पड़ सकता है। आपदाओं से बचना, आप जानते हैं रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी जब आप बात करते हैं तो आपको ये अच्छी तरह से पता है कि जब आप प्लानिंग करते हैं तो आपदाएं भी आ सकती हैं और आपदा से बचा जा सकता नहीं है। हाँ, आपदा के प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो एक प्रशासक को निर्णय लेने में आपदा को बचना होगा, दुविधाओं को पहचानना। आप जानते हैं जब भी निर्णय लेंगे तो कहीं न कहीं आप याद रखिएगा, कहीं न कहीं मैंने कितनी बार बोला है कि आप चाहे जो करें, कोई भी कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से उसका इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो दुविधा नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं इसके कई एग्जांपल दे सकता हूं। अगर मान लीजिए, जैसे सिंपल सी बात है, आपने जो है कहा कि रोड का चौड़ीकरण होना है, तो जब रोड का चौड़ीकरण होगा तो निश्चित रूप से कई घर टूटेंगे। तो जब घर कुछ भी काम करेंगे तो कहीं ना कुछ इम्पैक्ट जरूर आएगा, जोखिम रही रहेगा और प्लस कुछ असंभाव स्थितियां बनेंगी। तो जो दुविधा की स्थिति है, दुविधा पहचानना भी बताओ क्या है इसमें, अपेक्षित गुणों को अधिकतम करना। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो यही हुआ, मैं क्या बोला, जब आप डिसीजन ले रहे हैं तो डिसीजन में कुछ कुछ चीजें प्लस 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 हैं, कुछ चीजें बताओ क्या बोलो माइनस माइनस हैं। तो दोनों प्लस माइनस हैं तो निर्णय ही अजीब होगा। जितना संभव हो सके आपके निर्णय से अच्छाई वाले चीजें जितना मैक्सिमम हो सकते होनी चाहिए, ये इसका मतलब हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद आपका एग्जाम्पल नंबर 6 में आते हैं। देखो क्या है, आइए एक सिंपल सा एग्जाम्पल और देते हैं। शर्त मेरी वही है, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शन देखेंगे, चाहे आपको आए चाहे नहीं आए, पहले आंसर मार के तब आप आगे बढ़ेंगे। साथियों, आपने शीत ऋतु में बेघर लोगों की रैन बसेरे बनाने की एक परियोजना अपने हाथों में ली। ठीक है, आता है। इन रैन बसेरों को स्थापित करने के एक सप्ताह के भीतर ही आपको उस क्षेत्र के निवासियों से चोरियों के मामले बढ़ने की शिकायतों के साथ यह मांग प्राप्त हुई कि रैन बसेरे हटा दिए जाएं। ऐसे में आप क्या करेंगे? बात समझ गए आप क्या हो रहा है? रैन बसेरा जिस क्षेत्र में बनेगा, एक हफ्ते के अंदर वहां चोरी की संख्या बढ़ गई। वहां के जो वहां की जनता है, वहां के जो निवासी हैं, शहरी हैं, इज्जतदार शहरी हैं, उन्होंने ये मांग किया कि कहीं न कहीं रैन बसेरा बनने के बाद ही चोरियां बढ़ी हैं, लिहाजा इसको बंद कर दिया जाए। ऐसे में आप निवासियों से कहेंगे कि वे इस मामले में पुलिस स्टेशन पर अपनी लिखित शिकायत दर्ज करें, पहला। दूसरा, आप निवासियों को एक विश्वास दिलाएंगे कि मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। विश्वास दिलाना, ठीक है। आप निवासियों से कहेंगे कि वे किए गए मानवतावादी प्रयास को समझें। चलिए, मानेंगे ये बात? गरियाएंगे बस केवल? आप निवासियों की शिकायत को अनदेखा, अरे बाप रे बाप, ऐसी गलती तो ऐसी गलती आप करेंगे नहीं, ये आप करेंगे नहीं। अब आपके पास दो मामले हैं, बताओ क्या? आप निवासियों को एक विश्वास दिलाएं कि मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। ये जांच पड़ताल कब की जाएगी? आप जानते हैं विधिक की कोई भी कार्रवाई तभी होती है जब उसकी जो है लिखित कंप्लेन आती है, एफआईआर होता है। तो देखो, जांच पड़ताल भी तब की जाएगी जब पुलिस स्टेशन पर अपनी लिखित क्या बताओ शिकायत दर्ज करेंगे। आप बताइए कौन सा आंसर सही है? पहले लिख दीजिए, टाइप कर दीजिए। मैं खड़ा हुआ हूं, वेट कर रहा हूं
तब मैं आगे बढ़ूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उत्तर दीजिए। मेरे हिसाब से इसका उत्तर ए आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिना लिखित कार्रवाई के कोई भी जांच पड़ताल वैधानिक या विधिक क्रिया हो ही नहीं सकती। ठीक है, आगे चलिए। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, क्या बता, उदाहरण नंबर 7 और देखो, एक एग्जांपल है, पढ़ लीजिए क्या लिखा है। एक प्रभावशाली व्यक्ति की पुत्रवधू आपके पास आपके प्रशासनिक प्राधिकारी होने के नाते यह शिकायत लेकर आती है कि उसके ससुराल वो में उसे अपर्याप्त दहेज के लिए तंग कर रहे हैं। उसके माता पिता सामाजिक दबाव के कारण आपके पास नहीं आ रहे हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? आप उसके ससुराल वालों को बुलाकर उनसे स्पष्टीकरण मांगेंगे। ठीक है, आप उस स्त्री को यह सलाह देंगे कि परिस्थिति देखते हुए वह बेहतर हो कि वह स्थिति से समझौता कर ले। ये तो अमान्य है बिल्कुल। आप उसके माता पिता के आपके पास आने पर ही कार्रवाई करेंगे, ये भी ध्यान रखिए। आप उस स्त्री को सलाह देंगे कि वह पुलिस के पास अपनी शिकायत दर्ज करे। नहीं, स्पष्टीकरण कब मांगेंगे आप? फिर वही बात है, स्पष्टीकरण या कोई भी कार्रवाई तब होगी जब पुलिस के पास शिकायत दर्ज होगी। तो बिना कुछ सोचे समझे लागले बैठ के इसका आंसर क्या बताओ? डी होगा, कोई ऑप्शन नहीं है, डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं, बताओ क्या। उदाहरण नंबर 8 भी आ गया है, देखो फिर कह रहा हूं, सवाल पढ़िए, गलत हो चाहे सही हो आप इसका आंसर दे के ही आगे बढ़ेंगे। बताइए, आप एक मतदान केंद्र के कार्यकारी अधिकारी हैं। मतदान के दौरान एक माओवादी दल आकर के मतदाताओं को डराता धमकाता है और हवा में गोलियां चलाता है। आप ऐसे में क्या करेंगे? मतदान तुरंत बंद करवा देंगे, एकदम बेकार सा आंसर। वहां तैनात पुलिस दल को सूचित कर सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज उन्हें सुरक्षित करने कहेंगे। ठीक है, ये हो सकता है। माओवादियों का बलपूर्वक विरोध करने के लिए पुलिस से कहेंगे। माओवादियों को जो चाहिए देख, ये दोनों तो होने नहीं है, पहला और डी, ये दोनों तो नहीं होंगे। अब आप बताइए, दस्तावेज सुरक्षित करने, वो तो गोलियां चला रहे हैं, डरा धमका रहे हैं और वो मतदान रुकवा रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है? निश्चित रूप से आप जानते हैं, आपको पता है कि आज की डेट में चाहे माओवादी हो चाहे जो हो, आपको अच्छी तरह मालूम है कि अब जो है अर्धसैनिक बल, सैनिक बल, पुलिस, काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था होती है। आप कहेंगे ले सुनो, यहाँ धकाधक इनको जो है चमकाओ, चलो आगे बढ़ो। इसके बाद यही आंसर होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों भाई, पीट पाट के बाहर, हाँ ये जो है रहा आपका। क्वेश्चंस देखो कैसे आएंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो क्या लिखा है, बताइए, पढ़िए क्या लिखा है। ऐसे क्वेश्चन से यूपीपीसीएस के एग्जाम सवाल हैं, बहुत लंबा नहीं जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए उचित निर्णय लेने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? एम्पैथी, एक्सट्रोवर्जन, इमोशनल इंस्टेबिलिटी। देखो सत्ता, मैं भी बताया था, सत्तावादिता जो है तो होनी नहीं है। क्यों? ये ग्रुप से बात करके ग्रुप के लिए ही निर्णय होता है, ये नेगेटिव सेंस में होता है। एम्पैथी आप जानते हैं ये काम की है। सिंपैथी और एम्पैथी पढ़े हैं, शायद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में करवाया भी था। एम्पैथी, सिंपैथी में क्या है? सिंपैथी में सहानुभूति तो है, एम्पैथी में सहानुभूति के साथ साथ हम उसी की जिंदगी, उसी के दुख जीने लगते हैं। लिहाजा इसका उत्तर क्या बता, बोलो एम्पैथी। आगे बढ़ते हैं। और एक एक्सट्रोवर्जन होना नहीं है। क्यों? क्योंकि वंचित व्यक्तियों के लिए बात हो रही है और उसमें भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण। तो देखो, वंचित व्यक्तियों, जब तक आप किसी गरीब की, किसी जो है वंचित व्यक्ति के दर्द को नहीं समझेंगे तो आप निर्णय कहाँ उसका कर पाएंगे, इसलिए एम्पैथी। आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद क्या, देखिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे तो इसको हम लोग जो है बहुत महत्व नहीं देंगे, है ना। तो ये जो है एक बेसिक क्लास थी डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की, जिसमें कुछ तथ्य ऐसे दिए गए हैं जिनको आप पढ़ लीजिएगा। हो सकता है क्वेश्चंस करने के दौरान वो चीज़ें पूछ ली जाएं। निर्णयन में क्षमता का मतलब क्या होता है, कौन कौन सी प्रक्रिया होती है ना, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं,
पीटर ड्रकर का जो है स्टाइल्स निर्णय लेने के लिए बताओ क्या प्रोसेस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, ये चैप्टर भी आपके लिए एक प्रकार का बन जाएगा, लेकिन हाँ इस चैप्टर का एप्लीकेशन पार्ट ज़्यादा आता है, थियोरेटिकल पार्ट कम आता है। इंटरपर्सनल स्किल में और कम्युनिकेशन में थियोरेटिकल पार्ट ज़्यादा आता है, एप्लीकेशन पार्ट कम आता है। तो जितना भी एक जानकारी आपको होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अब और एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा, कोई औक मौक नहीं, किसी से कोई कुछ नहीं। हमें ऐसा लगता है कि संडे 12 अक्टूबर बहुत दिन दूर नहीं रह गया है। अब आप किसी भी विषय पे सीसैट पे शिकायत ना करें, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। कैसे देखो, बहुत सिंपल सुन लो। जैसे हिंदी है, मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं आपको। जैसे देखो स्पष्ट कर दूं, बिल्कुल शिकायतें मत करते रहिए। सोचिए जैसे हिंदी है, हिंदी में जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है वो 6 क्वेश्चन 100% सही कर लेंगे। 4 से 5 कंप्रहेंशन वाला दुनिया का हर बच्चा लगभग कर लेता है। इंग्लिश में आप चेक कर लीजिए, गारंटी है कितनी भी खराब कंडीशन रहे 4 प्रश्न आप कर लेंगे, राइट। मैथ में आप जो है, अगर मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है, एकदम मान लीजिए खराब कंडीशन है, तब भी आप 10 क्वेश्चन कर लेंगे। रीजनिंग तो मैं समझता हूं पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें आपको। इसमें जो रीजनिंग आती है क्वेश्चन 4-10 की प्रैक्टिस करिए, हर हाल में आप 15 रीजनिंग कर लेंगे। अब आप बताइए इसके बाद क्या आता है, बताइए। अब आप देखिए 6, 4, 10, 10, 20, 10, 30, 35 क्वेश्चन तो आप यहीं से उड़ा चुके हैं। फिर भी मैं मानता हूं किसी की मैथ एकदम गोबर गणेश है, तो अगर मान लीजिए गड़बड़े है तो आप जानते हैं कई सवाल देखो बताइए हुआ। रीजनिंग मैथ मिला करके लगभग बताओ कितना, बोलो 40 के आसपास। अंग्रेजी कितना बताओ, बोलो 10 के आसपास। हिंदी कितना बताओ, 20, 10, 30, 40, 70। बाकी 30 सवाल में आप जानते हैं ढेर चीजें हैं। जैसे बताओ क्या इनमें आपका क्या आता है बताओ। इसमें आपका निर्णयन क्षमता हो गई, इंटरपर्सनल स्किल हो गई, और बताओ क्या इसके अलावा जो आपका होता है जनरल मेंटल एबिलिटी हो गई। इसके अलावा विविध प्रश्नावली आती है। तो 30 में से कोई भी लड़का कितना खराब रहेगा, 15 सवाल तो ये कर ही लेगा। तो 35 अब 15 कितना होता बताओ, 50। 50 में से अगर 5 गलता हो जाएंगे तब भी सीसेट आप 100% पास हैं। बहुत दिमाग इसमें मत लगाइए क्या छूटा क्या नहीं, कुछ नहीं, बस केवल अब क्या करिए, जो मेरी राय है 12 अक्टूबर के लिए जितना हो PYQ स्वयं करके चुपचाप पहुंच जाओ, कूद जाओ, एग्जाम देखो। गुड लक, थैंक यू वेरी मच। अगर आप फिर भी कुछ चाहते हो, किसी चैप्टर पे चाहते हो, तो आप लिख दीजिए। अब पढ़ाने जैसी कोई चीज़ नहीं रह गई है। अगर आप किसी टॉपिक पे कोई विषय कहेंगे तो उसकी मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर।